नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में कारक देखेंगे। अर्थात बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम पदों का जो रूप, उनका संबंध क्रिया के साथ बताता है, वही कारक कहलाता है। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला ही कारक होता है। इससे हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वाक्यों में शब्दों का आपसी संबंध जानने के लिए कारक के चिन्हों का प्रयोग आवश्यक होता है। कारक की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। कारक की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्दों से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। कारकों के विशेष चिन्ह होते हैं, उन्हें परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। अर्थात बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों, विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे व्याकरण में कारक के नाम से जाना जाता है। और जो उसके विशेष चिन्ह होते हैं, उन्हीं विशेष चिन्हों को हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं और उन्हीं चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति भी कहा जाता है। छात्रों, हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। अर्थात कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनके 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां अंतिम संबोधन कारक। इस प्रकार कारक के 8 भेद होते हैं। कारक का पहला प्रकार कर्ता कारक: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया अर्थात कार्य करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे पहला, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। दूसरा, बच्चे ने खाना खाया। तीसरा, नेताजी भाषण दे रहे हैं। चौथा, नेताजी भाषण देंगे। ध्यान देना बच्चों, कर्ता अर्थात करने वाला, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो रही होती है, उसे कर्ता कहते हैं। तो इसलिए हम इसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, यानी उसकी विभक्ति ने है। जैसे मैंने आपको पहला उदाहरण दिया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पर विभक्ति ने आई हुई है, शिक्षक ने। दूसरे वाक्य में भी बच्चे ने खाना खाया, बच्चे ने खाना खाया, यानी बच्चे ने यहाँ पर ने विभक्ति आई हुई है। उसी तरह यहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। लेकिन जो तीसरा वाक्य है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, यहाँ पे तो विभक्ति का प्रयोग ही नहीं हुआ है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह कर्ता कारक है? तो ध्यान देना बच्चों, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 तरह के। इन वाक्यों में एक परसर्ग रहित वाक्य होता है, परंतु वहाँ कर्ता कारक के अंतर्गत ही आएंगे। उसी तरह दूसरा जो वाक्य होता है, वहाँ परसर्ग का प्रयोग होता है, वह भी कर्ता कारक ही होता है, क्योंकि कर्ता कारक में कर्ता 2 रूपों में आता है, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित, यानी विभक्ति सहित और विभक्ति रहित। जब विभक्ति सहित आता है तो जो क्रिया होती है वो सकर्मक और भूतकाल में होती है, इसलिए वहाँ ने परसर्ग का यानी ने विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी तरह जो वाक्य विभक्ति रहित होती है, यानी जहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे वाक्य में क्रिया अकर्मक तथा भूतकाल में होती है, इसलिए वहाँ वाक्य विभक्ति रहित होता है। इसीलिए जो तीसरा वाक्य है हमारा, नेताजी भाषण दे रहे हैं, वहाँ पे विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है,
तो कहने का अर्थ हुआ नेताजी ने भाषण दिया, ने दिया। तो जो है ने वहाँ पर बीच में आ रहा है, जो छुपा हुआ है, जो विलुप्त है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए वर्तमान काल में होती है, यानी वो वाक्य हमारा वर्तमान काल में, भूतकाल में नहीं है, इसलिए वहाँ पे परसर्ग जो विभक्ति है वो विलुप्त है। उसी प्रकार चौथा जो वाक्य है वो भी देखना बच्चों, नेताजी भाषण देंगे, नेताजी भाषण देंगे। यहाँ पर भी जो क्रिया है वह सकर्मक है लेकिन भूतकाल में नहीं है, इसलिए वहाँ जो विभक्ति है ने वो विलुप्त है। इसीलिए यह जो है कर्ता कारक होते हुए भी हमें विभक्ति की पहचान नहीं हो रही है, वो विलुप्त यानी गायब है। तो इसलिए इस तरह के वाक्य भी होते हैं, तो उसे हम कर्ता कारक में ही लिखते हैं। ने परसर्ग केवल भूतकाल के सकर्मक क्रिया के साथ ही लगता है, इस चीज को आप ध्यान देना। कारक का दूसरा प्रकार कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया अर्थात कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राजा ने चोर को दंड दिया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। तीसरा, सपेरे ने सांप को नचाया। चौथा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। यहाँ पर मैंने आपको 4 उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो अब हम अर्थ समझेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी जो विभक्ति होती है वो को होती है। जैसे मैंने उदाहरण में आपको दिया हुआ है, चोर को, अपराधी को, सांप को। उसके बाद माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो माँ ने कपड़े को खरीदा। इसी तरह इन वाक्यों में चोर, अपराधी, सांप तथा कपड़ा कर्म कारक है। इनमें दंड दिया, पकड़ लिया, नचाया तथा खरीदा, ये क्या है बच्चों? क्रियाएं हैं जिनका प्रभाव चोर, अपराधी, सांप तथा कपड़े पर पड़ता है, अतः ये कर्म कारक हैं। करण कारक, यह कारक का तीसरा प्रकार। संज्ञा का जो रूप क्रिया अर्थात कार्य का साधन हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्ची गुड़िया से खेलती है, माँ ने आटे से रोटी बनाई। तीसरा, कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। चौथा, परीक्षा में प्रश्न पत्र ध्यान से हल करना चाहिए। इस तरह मैंने आपको 4 उदाहरण दिए। तो बच्चों, करण कारक का अर्थ होता है साधन या माध्यम। अतः क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम बनाने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। इसकी जो विभक्ति होती है वो से तथा के द्वारा, इस तरह 2 विभक्ति होती, से और के द्वारा होती है। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, बच्ची गुड़िया से खेलती है अर्थात गुड़िया से, माँ ने आटे से रोटी बनाई, आटे से रोटी बनाई। कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, कृष्ण के द्वारा। परीक्षा में प्रश्न पत्र ध्यान से हल करना चाहिए, ध्यान से। तो इस तरह इन वाक्यों में खेलने का जो साधन है गुड़िया, बनाने का साधन क्या है? आटा, मारने का साधन क्या है? कृष्ण, तथा जो हमने प्रश्न पत्र हल करने का साधन क्या दिया? ध्यान से, यानी हमें ध्यान से प्रश्न पत्र हल करना है। अतः ये पद क्या है बच्चों? ये शब्द क्या है? करण कारक है। इसी तरह इसकी जो विभक्ति है वो से और के द्वारा हम आसानी से पहचान सकते हैं। कारक का चौथा प्रकार संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कार्य की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ बच्चों, संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना, प्रदान करना, देना। उसी तरह जब वाक्य में कर्ता द्वारा यानी जो काम करता है कुछ क्रिया की जाती है, यानी कर्ता के द्वारा अगर कुछ काम होता है, जो कुछ क्रिया होती है या कुछ दिया जाता है, तो उस क्रिया के करने वाले अर्थात देने वाले
संज्ञा पद या सर्वनाम पद के रूप को प्रकट करने वाला जो शब्द होता है उसी शब्द को हम संप्रदान कारक कह सकते हैं। इसकी जो विभक्ति होती है वो के लिए या को होती है, यानी इसकी जो उसका जो परसर्ग है विभक्ति है वो दो है, के लिए या को। इसके द्वारा हम वाक्य में पहचान सकते हैं। अब हम उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। पिताजी ने कार्तिक को नया पेन दिया। दूसरा, डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। तीसरा, महिला ने भूखे को भोजन दिया। चौथा, श्रेष्ठ ने मोहित को पुस्तक दी। इस तरह जो है बच्चों यहाँ पर 4 उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया। पिताजी ने किसके लिए काम किया? कार्तिक को क्या दिया है? पेन दिया है। देने की भावना है। यहाँ पर को जो है विभक्ति भी है, इसीलिए यह क्या है बच्चों? संप्रदान कारक। दूसरा, डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। किसके लिए लिखी? मरीज के लिए, यानी डॉक्टर ने मरीज को कुछ दिया, के लिए विभक्ति भी है, इस तरह यह संप्रदान कारक। महिला ने भूखे को भोजन दिया। भूखे को भोजन दिया, देने की भावना है, विभक्ति क्या है? को, इसीलिए यह संप्रदान कारक। श्रेष्ठ ने मोहित को पुस्तक दी, देने की भावना यहाँ पर भी है, और क्या दे रहा है? पुस्तक। तो इस तरह यह भी क्या हुआ बच्चों? संप्रदान कारक। इस तरह इन सभी वाक्यों में कर्ता द्वारा, यानी जो काम कर रहा है उसके द्वारा किसी न किसी को कुछ न कुछ देने की जो भाव है, यानी जो भावना है, अतः यह जो है क्या है बच्चों? संप्रदान कारक। क्या है यह? संप्रदान कारक। इसलिए हम कह सकते हैं किसी को कुछ देने के भाव में हमेशा क्या होता है? संप्रदान कारक ही होता है। अपादान कारक, 5वां प्रकार, कारक का 5वां प्रकार। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अर्थात बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, अर्थात जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है। इसकी जो विभक्ति होती है वह से होती है। ध्यान देना इस चीज़ को बच्चों, करण कारक में भी विभक्ति से होती है और अपादान कारक की जो विभक्ति होती है वो भी से होती है। लेकिन अपादान और कर्ण कारक में एक अंतर होता है, यहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट होता है। कहाँ पर? अपादान में। अपादान में कोई भी वस्तु अलग होती है, तो इस तरह जो है हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर अपादान कारक है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण आपको दिया है। पहला उदाहरण है, छात्र स्कूल से निकाल दिया गया, यानी स्कूल से जो छात्र है वो अलग हो रहा है। इस तरह हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे जो से है वो किसका काम कर रही है? अपादान कारक की तरह हम इसको पहचान सकते हैं। इसकी यह अपादान कारक की विभक्ति है। स्टेशन से ट्रेन छूट गई, यानी ट्रेन जो है वो स्टेशन से अलग हो रही है, तो यहाँ पे जो से की विभक्ति है वह अपादान कारक है। खिड़की से बाहर मेरी नज़र गई, यानी खिड़की से बाहर, खिड़की से दूर जा रही है मेरी नज़र, खिड़की पर नहीं है, खिड़की से दूर जा रही है। तो यह क्या है बच्चों? यहाँ पे जो विभक्ति है से वो क्या है बच्चों? अपादान कारक है। उसी तरह पहाड़ों से झरना बहा, यानी झरना जो है बह रहा है, पानी वहाँ से अलग हो रहा है पहाड़ों से, तो क्या है बच्चों? यहाँ पे जो से विभक्ति है वह क्या है? अपादान कारक। इसी तरह जो अलग होने की भावना होती है, जिससे यह भाव प्रकट होता है, अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक, यह कारक का 6ठा प्रकार। यहाँ पर संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ बच्चों कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो संबंध जोड़ा जाता है और उसके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही संबंध कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो, यानी संबंध जोड़ा जाए, हमें वहाँ पर पता चले कि यहाँ पर एक दूसरे को जोड़ने वाले शब्द हैं, तो उसे ही संबंध कारक कहते हैं। इसकी जो विभक्ति होती है वह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि होते हैं। जैसे अब हम
इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मैंने यहाँ पर उदाहरण आपको दिया, तुम्हारे दादाजी आ गए, यानी दादाजी का तुम्हारे साथ संबंध है। यह तुम्हारी तस्वीर है, तस्वीर किसकी है? तुम्हारी, यानी तस्वीर किससे जुड़ी हुई है? तुमसे। हमने अपना काम कर लिया, हमने मेरा काम, यानी मैं जो है वो काम किससे जुड़ा हुआ है? मुझसे जुड़ा हुआ है, तो मैंने वह काम कर लिया। मेरी माँ ने सबको बुलाया है, मेरी माँ ने किसको बुलाया? सबको, यानी कि मेरा और माँ का संबंध है। इसी तरह जो है बच्चों, इन वाक्यों में तुम्हारे, उसकी, अपना, मेरी, तुम्हारा सर्वनामों का जो संबंध है क्रमशः किससे है? दादाजी से, तस्वीर से, काम से और माँ तथा घर से पता चलता है। अतः यह बच्चों क्या है? संबंध कारक है। अधिकरण कारक, यह कारक का 7वां प्रकार। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया अर्थात कार्य के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात बच्चों, अधिकरण का अर्थ होता है आधार, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले, यानी कि क्रिया कहाँ पर हो रही, काम कहाँ पर हो रहा है और किस समय हो रहा है, जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है वो अधिकरण कारक होता है। इसकी जो विभक्ति है में और पर, यह 2 विभक्तियां हैं, में और पर। चलो अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। पहला उदाहरण, कपड़े अलमारी में हैं। दूसरा, पुस्तक मेज पर रखी है। तीसरा, चूल्हे पर दूध रखा है। और 5वां, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। इस तरह मैंने आपको 4 उदाहरण दिए। तो ध्यान देना बच्चों, अधिकरण कारक का प्रयोग कोई जगह ही दर्शाता है, यानी परसर्ग इसकी विभक्ति रहित होती है। तो यहाँ पर कपड़े कहाँ हैं? अलमारी में, जगह का हमें पता चल रहा है अलमारी का। पुस्तक मेज पर है, यहाँ भी हमें स्थान मिल रहा है मेज। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ पर उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में, यानी हमें उस जगह का पता चल रहा है। चूल्हे पर दूध रखा है, दूध कहाँ रखा है? चूल्हे पर, यानी जगह मिल रही है हमें। यहाँ पर में देखो विभक्ति आई हुई है, पर भी विभक्ति आई हुई है। आकाश में पक्षी, यानी में विभक्ति आ चुकी है। चूल्हे पर यहाँ पर विभक्ति आ चुकी है। तो इस तरह यह बच्चों क्या है? अधिकरण कारक है। 8वां प्रकार, कारक का अंतिम प्रकार, संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए अर्थात चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो, यानी हमें पता चले, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी जो विभक्तियाँ होती हैं वह इस तरह होती हैं, हे, अरे, ओह, वाह। इस तरह कई विभक्तियाँ इसकी होती है। तो चलो अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण, हे भगवान अब मेरा क्या होगा। यहाँ पे देखो विभक्ति आई हुई है हे। अरे श्याम कहाँ चले गए, अरे यह विभक्ति भी आई हुई है। तीसरा, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, हे ईश्वर, हे, यहाँ पर विभक्ति फिर आई हुई। अब अंतिम वाला वाक्य, यहाँ पर क्या दिया है? वाह तुमने तो कमाल कर दिया। इस तरह वाह भी विभक्ति आई हुई है। इस तरह बच्चों यह संबोधन कारक है। संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह का लगाना अनिवार्य है, यानी वहाँ पर लगाया जाता है। और इस चिन्ह के द्वारा भी हम संबोधन कारक को आसानी से पहचान सकते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों? स्वाध्याय पर चलेंगे, स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, गलत विभक्ति काट दीजिए। यहाँ पर मैंने आपको 2 विभक्तियाँ दी हुई हैं। इन विभक्तियों में से वाक्य को ध्यान से पढ़ो और जो गलत शब्द है, गलत विभक्ति है, उसे आपको काट देना है। जैसे पहला, मयंक से ने
पतंग उड़ाई, तो सही विभक्ति क्या होगी? मयंक ने पतंग उड़ाई। गलत विभक्ति से, तो हम किसको काटेंगे? से को कट कर देंगे और सही वाक्य क्या लिखेंगे? मयंक ने पतंग उड़ाई। उसी तरह दूसरा वाक्य, मैं दुनिया से के ऊपर उड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे गलत विभक्ति क्या है? से। मैं दुनिया के ऊपर उड़ना चाहता हूँ, इस तरह हमारा सही वाक्य बनेगा। तीसरा, सारे जहां से पर अच्छा हिंदोस्तां हमारा, तो क्या होगा वाक्य सही? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। गलत विभक्ति पर। चौथा वाक्य, सूर्य आग का के गोले की तरह है, तो गलत विभक्ति का। सूर्य आग के गोले की तरह है, इस तरह हमारा सही वाक्य बनेगा। तो बच्चों आपको इसको सही विभक्ति के साथ वाक्य फिर से लिखना है और गलत विभक्ति को काट देना है। प्रश्न क्रमांक 2, रेखांकित कारक चिन्हों के स्थान पर सही विभक्तियां लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर विभक्ति जो है वो क्या है? गलत है। तो आपको क्या करना है? ध्यान से वाक्य को पढ़ना है और सही विभक्ति वहां पर क्या आएगी वो आपको लिखना है। जैसे पहला, यह पूर्णिमा पर रात थी। पूर्णिमा पर रात थी, तो सही विभक्ति क्या आएगी? यह पूर्णिमा की रात थी। इस तरह सही विभक्ति का आपको प्रयोग करना है। नंबर 2, मेरी पूरी क्लास पिकनिक से जा रही है। मेरी पूरी क्लास पिकनिक से जा रही है। से जो है वो गलत विभक्ति है, इसलिए मैंने उसे क्या किया है? रेखांकित किया है। आपको सही विभक्ति लगाना है, तो सही विभक्ति क्या होगी? मेरी पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही है। क्या आएगा बच्चों? पर। उसी तरह तीसरा वाक्य, आज में रोटी का इंतजाम हो जाएगा। आज में रोटी का इंतजाम हो जाएगा, तो सही विभक्ति क्या आएगी? गलत विभक्ति है में, वहां पर सही विभक्ति का प्रयोग करना है। क्या लिखेंगे हम? आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा, तो में की जगह पर की का प्रयोग करेंगे, तो वाक्य सही बनेगा, आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। इसी तरह अंतिम वाक्य, सभी लोग सकते पर आ गए। सभी लोग सकते पर आ गए, पर गलत विभक्ति है। सही विभक्ति क्या लिखेंगे वहां पर? सभी लोग सकते में आ गए। क्या आएगा? में। तो वहां पर वाक्य हम फिर से कैसे लिखेंगे? सभी लोग सकते में आ गए, इस तरह लिखेंगे। तो अब आपको क्या करना है? इसे अपने कॉपी में लिखना है। इस तरह बच्चों हमारा कारक पूर्ण हुआ। अब आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।